हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 14 के एक और नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्ती गति के बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी बॉडी के मोशंस को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर दो तीन तरीके से मैं यहाँ पर डेफिनेशन को समझाया हूँ। इसमें से जो आप लोग को इजी लगे उसको आप लोग अपने नोट्स में लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉडी और पार्टिकल इज सेड टू बी execute simple harmonic motion if it moves to and fro about a mean position under the action of restoring force which is proportional to its displacement। किसी भी बॉडी या पार्टिकल्स का जो मोशन होता है तो उस मोशंस में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन रखता है करके हम लोग उसको तब कहेंगे जब वो मीन पोजीशंस के दोनों तरफ टू एंड फ्रो, दाईं तरफ और बाईं तरफ मूव करे, बार बार अपने मोशंस को रिपीट करे और वहाँ पर एक फोर्स काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और ये रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के प्रपोजनल होना चाहिए। तब हम लोग उस बॉडी के उस मोशन को क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। या इसी को आसान शब्दों में हम लोग कहें तो कोई भी बॉडी जो है एक मीन पोजीशंस के टू एंड फ्रो, दाईं ओर और बाईं ओर, जब अपने मोशंस को बार बार रिपीट करता है तो उस बॉडी के ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तब उस बॉडी के इस मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। या इसी को इस तरीके से भी बोल सकते हैं अ पार्टिकल इज सेड टू बी पोसेस सिंपल हार्मोनिक मोशन if it moves to and fro about a mean position under acceleration which is proportional to its displacement। कोई भी बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस तब पोसेस करता है, तब रखता है जब वो एक मीन पोजीशंस के टू एंड फ्रो, दाईं ओर और बाईं ओर मोशन करता है तो उस बॉडी का जो एक्सीलरेशन होता है उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं। आप लोग घबराइए नहीं, ये जो डेफिनेशन में मैं बोल रहा हूँ इसको मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस के दौरान बॉडी के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के कैसे प्रोपोर्शनल होता है और एक्सीलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के कैसे प्रोपोर्शनल होता है। चलिए एक और डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अ मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। तो कोई भी बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है तो उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब कोई बॉडी जो है मीन पोजीशंस के टू एंड फ्रो मोशन करता है तब उस बॉडी के उस मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन बताया हूँ उसी को हम लोग मैथमेटिकली कुछ ऐसा लिखते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, जहाँ पर एफ को बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स और एफ एक्स को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। और यहाँ पर हम लोग अगर प्रपोजनल को हटाएंगे तो एक प्रपोजनल कांस्टेंट लग जाता है जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जहाँ पर ये निगेटिव जो है हमको ये बताता है कि ये फोर्स जो है क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। और रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पर ये जो के है ये हमको बताता है प्रपोजनल कांस्टेंट, या इसी को फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, मैं बता चुका हूँ। अब हम लोगों को पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, जहाँ पर एम का मतलब मास और ए का मतलब एक्सीलरेशन होता है। हम लोग इस वाले इक्वेशंस को इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए, और इस वाले इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर बी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी, अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, ये इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी दोनों को अगर इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों ही फोर्स है तो दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पर एम को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ए इज इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस के एक्स अपॉन एम लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये के जो है ये प्रपोजनल कांस्टेंट है और एम ये भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को हटाकर मैं प्रपोजनल लगा देता हूँ। तो इसी इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ ए प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है तो उस बॉडी का जो एक्सीलरेशन है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि इस वाले डेफिनेशन में मैं आप लोग को बता चुका हूँ।
और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इस वाले डेफिनेशन के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और रीस्टोरिंग फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए क्या था, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स था। तो इस वाले इक्वेशंस के के को यहीं पर रखता हूँ, एक्स को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ और माइनस को भी इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है के इज इक्वल्स टू माइनस एफ अपन एक्स मिल जाता है। यहाँ से एफ का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका यूनिट होता है एम, मतलब मीटर। मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोग को एग्जाम में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट का अगर यूनिट पूछे तो बता देना न्यूटन पर मीटर होता है या न्यूटन मीटर इन्वर्स होता है। इसी को कहा जाता है फोर्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट। और अगर हम लोग इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन आ जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू। इसको कहा जाता है फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन। अब ये डायमेंशन कैसे निकालते हैं हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस का क्या क्या एग्जाम्पल होता है। मोशन ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक बेस है, अगर मैं यहाँ पर एक स्प्रिंग को सस्पेंड कर दूँ और स्प्रिंग के एक एंड को हम लोग बेस से और दूसरे एंड में एक मास कनेक्ट कर देते हैं। तो जब मास कनेक्ट करते हैं और जब हम लोग इसको कंप्रेस करके या स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो ये जब मोशन करता है तो उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशंस कह सकते हैं, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है अगर हम लोग स्ट्रेच फोर्स को इस तरफ लगाएं तो स्प्रिंग जो है इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स और ये होता है अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस मोशन को हम लोग बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को ऑस्किलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। आगे बात करते हैं मोशन ऑफ पेंडुलम, ये भी मैं बता चुका हूँ। मोशन ऑफ पेंडुलम ये भी एक प्रकार का क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम इसको भी मैं बता चुका हूँ। वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम, वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम बोलने का मतलब ये है हम लोग के कान में जो ईयर ड्रम होता है, कोई भी साउंड जो है जब हमारे कान में पड़ती है तो ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होता है। वहाँ पर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिलता है। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि जो बैंड होता है तो बैंड में जो मेम्ब्रेन लगा होता है यहाँ पर, इस मेम्ब्रेन को जब हम लोग स्टिक से क्या करते हैं, प्ले करते हैं, तो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट होता है। यहाँ पर भी हम लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर रेत को रख दें, ये बैंड है, बैंड के ऊपर मेम्ब्रेन लगा होता है, मेम्ब्रेन में अगर हम लोग रेत को डाल दें और इसको स्टिक से अगर हम लोग प्ले करते हैं तो यहाँ पर रेत जो है वाइब्रेट होने लगता है। वहाँ पर भी एसएचएम देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्विंग इन द पार्क, जो पार्क होता है वहाँ पर जो स्विंग होता है वहाँ पर भी एसएचएम देखने को मिलता है। स्प्रिंग मास सिस्टम ये तो मैं बता दिया हूँ। मोशन ऑफ स्प्रिंग या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, दोनों एक ही है। आगे बात करते हैं वाइब्रेशन ऑफ टर्निंग फोक। आप लोग 9th क्लास में टर्निंग फोक का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। टर्निंग फोक क्या होता है, स्टील का या मेटल का बना हुआ एक बॉडी होता है जो कि इस प्रकार का होता है। जैसे ही हम लोग इसको स्ट्राइक करवाते हैं या पीटते हैं या इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि हम लोग को यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। एक एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में वाटर लेते हैं और जो टर्निंग फोक होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इस वाटर में क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग को एसएचएम देखने को मिल जाता है। तो ये सभी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के एग्जाम्पल हैं। आई होप ये एग्जाम्पल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने एसएचएम के डेफिनेशन से देखे हैं कि एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है।
ये हम लोग देख चुके हैं। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से भी हम लोग को पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और दोनों को जब इक्वेट करते हैं तो हम लोग को मिलता है एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स मिलता है। और यहाँ पर ये जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन होता है ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ ए के जगह पर, तो मुझे मिल जाएगा एम, ब्रैकेट में मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस ये जो माइनस है ये इधर आएगा तो ये प्लस के एक्स हो जाएगा, तो ये प्लस के एक्स लिख दें इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं एम को कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पर बचेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस एम को कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर तो एम है ही नहीं इसलिए नीचे में आ जाएगा, तो के अपॉन एम हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये जो के अपॉन एम है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ ओमेगा स्क्वायर से, तो मुझे मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं, और इसी को कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है के अपॉन एम। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेते हैं। आगे देखते हैं। नाउ वी कैन राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। ये जो इक्वेशन नंबर 3 हम लोग को मिला था, इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं? जनरल सॉल्यूशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 0, या हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस के टर्म्स में, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई 0, जहाँ पर x को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो इसको थीटा बाई 2 लिखेंगे, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखेंगे तो इसको हम लोग 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई एफ। टी को कहा जाता है यहाँ पर टाइम, टी को यहाँ पर कहा जाता है टाइम, फाई 0 को कहा जाता है इनिशियल फेज, और ए को यहाँ पर कहा जाता है एम्पलीट्यूड। अब किसी किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग को ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है? तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलता है, दोनों ही टर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जब हम लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो फिर से हमको इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता है, या फिर इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब भी हम लोग को इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता है। चलिए मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं आप लोगों को ये ला के दिखा देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने पर हमको इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता है इस वजह से। जैसे कि पहले मैं इस वाले इक्वेशंस को प्रूफ करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 0, ये वाला इक्वेशन लिखा हूँ। अगर मैं इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मुझे मिल जाता है a, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, थीटा की जगह पर क्या है ओमेगा टी प्लस फाई 0, तो ये वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर ओमेगा टी है, t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए इस वाले टर्म का एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा, तो जब हम लोग इस वाले टर्म का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशंस का फिर से एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर, और कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, और इस वाले टर्म का एक बार और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो फिर से ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा और ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई 0 मिल जाएगा। अब इसी इक्वेशंस को रीअरेंज करके लिखेंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 0 आ जाएगा, और ये जो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 0 है इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं इस वाले इक्वेशन से, तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो सेम इक्वेशन मिला ही कि नहीं, ये इक्वेशन नंबर 3 देखो और इक्वेशन नंबर 6 देखो, तो इस वाले इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व किए तो हमको फिर से वही इक्वेशन मिल गया है। इसी प्रकार अगर हम लोग इस वाले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब भी हम लोग को यही इक्वेशन मिलेगा, जैसे कि x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ टी के रिस्पेक्ट में तो मिल जाएगा a माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इस वाले टर्म का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा ओमेगा
और जब ब्रैकेट को ओपन करके लिखेंगे और ये इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर निकाल देंगे, ए और ओमेगा को एक साथ लिखेंगे, और जब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। और ओमेगा टी का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा, टी का 1 हो जाएगा, और ओमेगा एक ओमेगा यहाँ पर पहले से है और एक ओमेगा ए इसका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। अब यहाँ पर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स के इक्वल, इस इक्वेशन से एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस से इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स, तो फिर से हमको क्या मिल गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 7 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमको इक्वेशन नंबर 6 और 7 जो है कैसा मिला है, सेम इक्वेशन नंबर 3 के जैसा मिला है। मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसको मैं प्रूफ करके बताया हूँ कि इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। तो अब भी हम लोग कुछ देर पहले निकाले थे कि ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, अंडर रूट के अपॉन एम होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग को पता है 2 पाई न्यू होता है, जहाँ पर न्यू को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी और 2 पाई एक कांस्टेंट फैक्टर होता है ना। तो दोनों को जब हम लोग इक्वेट कर देते हैं, दोनों को जब हम लोग इक्वेट कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 2 पाई न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम मिल जाता है। तो यहाँ पर न्यू को यहीं रख देते हैं, 2 पाई को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम लोग को न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम मिल जाता है। इसी एक्सप्रेशंस को बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस का फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। तो हम लोगों को पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन क्या होता है, टी इज इक्वल टू 1/न्यू होता है। और अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किए हैं, तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर लाकर पुट करूँ तो टी इज इक्वल टू 1/1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट के अपॉन एम को ऊपर ले जाऊँ और 2 पाई को ऊपर ले जाऊँ तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई, और m ऊपर चला जाएगा, k नीचे आ जाएगा, तो अंडर रूट एम अपॉन के मिल जाएगा। तो याद रखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशंस का फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन होता है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम होगा, और अगर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन पूछे तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होगा। जितना भी फॉर्मूला मैं ब्रैकेट में या बॉक्स के अंदर में जो बंद कर रहा हूँ, ये सभी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को याद रखते चलिएगा, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस के काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो चूंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए, जो कि कितना निकाले थे, x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 50। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर x की जगह पर हम लोग y भी ले सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x एक्सिस में कंसीडर किए, इसलिए यहाँ पर x ले रखे हैं। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस में कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर y भी ले सकते हैं। चूँकि मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बता रखा था कि जब मैं फेस आप लोग को पढ़ा रहा था इंपॉर्टेंट टर्म्स में, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में मैं y ले रखा था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 50, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 50। तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये बस एक कोऑर्डिनेट है कि कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 50। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। तो इस इक्वेशंस का अगर मैं t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे dx अपॉन dt मिलेगा, और dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है। तो जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा a कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, थीटा के जगह पर क्या ओमेगा टी प्लस 50, तो ये वैसे ही रहेगा। और ये जो ओमेगा टी है इस वाले टर्म का एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। आगे देखते हैं v इज इक्वल टू, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा ए ओमेगा ब्रैकेट में मिलेगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 50 मिल जाएगा।
अब हम लोग को पता है, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर v के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन से, इस v के वैल्यू को यहाँ पर लाकर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू 1/2m। v की जगह पर इस सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो पूरे का स्क्वायर। और जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2m ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा k इज इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो मिल जाएगा। जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे या फिर ये जो a वाला टर्म है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो मिल जाएगा। अब ये वाला जो टर्म है ये ऑलरेडी हम लोग इसको x ले रखे हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ x से, तो मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग को क्या मिल गया, k इज इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो m ओमेगा स्क्वायर है, चूंकि हम लोगों को पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m होता है, तो यहाँ से अगर मैं k का वैल्यू निकालूं तो m को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर m हो जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और m दोनों को हटाकर मैं k से रिप्लेस कर दूंगा, तो इसी इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू 1/2k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो याद रखिएगा इसी को कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए क्या कहा जाता है, इसको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है कोई भी बॉडी, अगर उसका हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो उसके लिए एक्सप्रेशंस कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों को फिर से पता है डेफिनेशन से, सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जो डेफिनेशन होता है बोलता है F इज इक्वल टू माइनस kx। और हम लोगों को ये भी पता है जो वेरिएबल फोर्स होता है उसके लिए जो वर्क डन होता है उसके लिए क्या होता है डेफिनेशन, dw इज इक्वल टू माइनस एफ dx होता है। जहाँ पर ये निगेटिव हमको ये बताता है कि ये वाला जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का जो डायरेक्शन होता है ये अपोजिट होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, F इंटू डी होता है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और स्मॉल वर्क डन की बात करें या वेरिएबल फोर्स के लिए अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो F इंटू डी एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लिए अप्लाइड फोर्स नहीं, हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स लिए, इस वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से फोर्स का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है माइनस kx, तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो मुझे मिल जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में माइनस kx dx मिल जाएगा। अभी इसको आगे और सॉल्व करूंगा तो dw इज इक्वल टू मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो kx dx हो जाएगा। अब इस इक्वेशंस को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू x तक, तो हमें क्या मिल जाएगा, w इज इक्वल टू 0 से x, dw इज इक्वल टू 0 से x। अब dw का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो kx dx मिल जाएगा। तो आगे क्या करेंगे, इस k को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या बचेगा, k को बाहर निकालेंगे तो 0 से x, यहाँ पर x dx बच जाएगा। अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा और लिमिट को वैसे ही रख देंगे 0x। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट ओपन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x के जगह पर एक बार x रखेंगे और x की जगह पर एक बार 0 रखेंगे, तो फाइनली हम लोग को इतना ही मिल जाएगा कि x स्क्वायर अपॉन 2 ही मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग को वर्क डन कितना मिल गया, W इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपन 2। और हम लोगों को पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम वाले जो चैप्टर है उसमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं।
जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और जो वर्क डन है, इनके बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी से, तो मुझे मिल जाएगा W इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 के एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए बॉडी का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए हैं। अब यदि हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लिए हैं तो टोटल एनर्जी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी का डेफिनेशन हम लोग को पता है। टोटल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है ना। तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं काइनेटिक एनर्जी इतना, पोटेंशियल एनर्जी अब भी निकाले हैं इतना, और टोटल एनर्जी का डेफिनेशन पता है। तो इन दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर लाकर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। E इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर, अगर यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ और 1/2 के को अगर मैं कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा, प्लस माइनस है तो फाइनली हमारे पास जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बचेगा वो कितना बचेगा, E इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर बच जाएगा। अब हम लोगों को पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के एम होता है, तो यहाँ पर के का वैल्यू निकालेंगे तो के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा। तो यहाँ पर के को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एम ओमेगा स्क्वायर से, तो टोटल एनर्जी हमको मिल जाता है E इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मिल जाएगा। हम लोग को एक चीज़ और पता है, जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है उसका डेफिनेशन 2πν होता है। तो यहाँ पर ओमेगा को हटाकर अगर हम लोग 2πν पुट करते हैं तो हमको मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 एम 4π स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। और जब हम लोग इसको यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करके इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इज इक्वल टू 1/2 एम 4π स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर मिल जाएगा। इस इक्वेशन से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, इस इक्वेशन से हमको ये रिजल्ट मिलता है कि कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है उसका मास जितना ज़्यादा होगा उसके पास उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, और उसका फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर है वो भी टोटल एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा, और उस बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका स्क्वायर भी टोटल एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये 3 रिजल्ट निकल के आते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पर ये टोटल एनर्जी भी कंप्लीट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं और टोटल एनर्जी भी निकाल चुके हैं। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इसको फिलहाल अभी मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ओनली। अब मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करता हूँ, जब x का वैल्यू 0 होता है, जब x का वैल्यू 0 होता है तब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा 1/2 के ए का स्क्वायर मिल जाएगा, अर्थात काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में x के जगह पर 0 पुट करूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है 0, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है मिनिमम। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस कर रहा है और उसमें अगर बॉडी का या पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मिनिमम होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर x का वैल्यू -a है अर्थात उसके पास निगेटिव एम्पलीट्यूड है तो इस सिचुएशंस में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, क्योंकि x की जगह पर हम लोग यहाँ पर -a पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, ये -a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो ये a का स्क्वायर -a का स्क्वायर हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है मिनिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। तो याद रखना, जब 0 डिस्प्लेसमेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाता है, और जब x का वैल्यू -a होता है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, इसको फिलहाल अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करेंगे। जब x का वैल्यू पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो, अर्थात
जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव ए के इक्वल हो, तो इस सिचुएशंस में याद रखना इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये चारों इक्वेशंस जो है इस ग्राफ से सेटिस्फाइड होता है। जैसे कि चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग को ऐसा इसलिए मिलता है क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से देख पा रहे हैं E=1/2 ka²। जो टोटल एनर्जी है वो x के किसी भी वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल एनर्जी क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। और ये जो पिंक कलर का कर्व्ड लाइन देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और ये जो वाइट कलर का जो आप लोग कर्व देख पा रहे हैं, जो वाइट कलर के पेन में ड्रॉ किए हैं, उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी कर्व। अब ये कर्व जो है, दोनों कर्व जो है, ये चारों इक्वेशंस को कैसे सेटिस्फाइड करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिन पॉइंट पर बात करते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट पर क्या है, एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। और जब एक्स का वैल्यू 0 होता है, एक्स का वैल्यू जब 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर हम लोग x=+a की बात करते हैं, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में हम लोग x कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं या डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। और जब इस x का वैल्यू +a के इक्वल होता है तो इस पॉइंट पर हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है, मिनिमम मिलती है। तो x=+a होता है, x=+a होता है। तो इस सिचुएशंस में हमको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है, मिनिमम मिलती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। और अगर हम लोग x के वैल्यू को -a कंसिडर करते हैं तो इस सिचुएशंस में हम लोग को, इस सिचुएशन में भी काइनेटिक एनर्जी हमको क्या मिलती है, मिनिमम मिलती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो x=-a पर हमको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है, 0 मिलती है या मिनिमम मिलती है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये पिंक कलर का जो कर्व्ड लाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें किस पॉइंट पर, x=+a पर, x=+a पर अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये कितना होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमको कितना मिला है, मैक्सिमम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होता है तब काइनेटिक एनर्जी जब मिनिमम होता है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं x=+a के लिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। उसी प्रकार इस पॉइंट पर भी देख सकते हैं जब x का वैल्यू -a के इक्वल हो तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो x=-a के लिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें जहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी कर्व और पोटेंशियल एनर्जी कर्व जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इस पॉइंट पर बात करें, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है जब x का वैल्यू 0 होता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ डिफाइन कर चुके हैं, जब x का वैल्यू 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसलिए इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम है। और अगर हम लोग इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी की बात करें, इस पॉइंट पर अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें तो ये E है। और अगर हम लोग इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी की बात करें तो ये यहाँ का आधा हो जाता है, इस एनर्जी का हाफ हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी कितना है, E है। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग इसके वैल्यू को हाफ कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग को टोटल एनर्जी मिलेगा। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं ये इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 को कैसे सेटिस्फाइड कर रहा है।
और अगर इस ग्राफ को आप लोगों को ड्रॉ करना है तो चलिए इसको मैं आप लोगों के लिए एक बार रीड्रॉ करके बता देता हूँ। इस ग्राफ को मैं आप लोगों को एक बार रीड्रॉ करके बता देता हूँ इसको कैसे ड्रॉ करना है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट ओ। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये क्या डिनोट करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए बॉडी की टोटल एनर्जी को इंडिकेट करता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है मिनिमम पॉइंट होता है और ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। और यहाँ पर हम लोग एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। इसको क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फिर से हम लोग एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी कर्व। इसको क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी कर्व कहा जाता है। इसको पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू कितना होता है? प्लस a होता है। यहाँ पर x का वैल्यू कितना होता है? इस पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें, इस पॉइंट पर तो x का वैल्यू 0 होता है ओरिजिन पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर अगर हम लोग x की वैल्यू की बात करें तो माइनस a होता है। अब ये वाला जो लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी कर्व है और ये वाला लाइन जो है पोटेंशियल एनर्जी कर्व इसलिए है क्योंकि जब x का वैल्यू माइनस a होता है, जब x का वैल्यू माइनस a होता है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है मिनिमम होती है। और यहाँ पर जब x का और जब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है तो इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पर। सिमिलरली उसी प्रकार इस पॉइंट पर अगर हम लोग x इज इक्वल टू प्लस ए पर बात करें तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मिनिमम होता है। लेकिन इसी पॉइंट पर x के इसी वैल्यू के लिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। और जब x का वैल्यू 0 होता है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मिनिमम होता है। बट इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और इस पॉइंट पर अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें, ये वाला जो लाइन है टोटल एनर्जी को इंडिकेट करता है। बट यहाँ पर अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो हाफ हो जाता है। यहाँ पर जो टोटल एनर्जी ई इसका हाफ हो जाता है अगर हम लोग इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एसएसएम का, इसको एक बार फिर से मैं रीड्रॉ करके बता दी हूँ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट आप लोगों को अपने नोट्स में इस वाले ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो आई होप सिंपल हार्मोनिक मोशंस का आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आप लोग के एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ ए है। ये ग्राफ हमें ये बताता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये दोनों ही टाइम का फंक्शन होता है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ग्राफ जो है यहाँ पर हमको ये जो फंक्शन मिल रहा है ये t/2 टाइम के बाद ये जो ग्राफ है या पीरियोडिक फंक्शन है वो रिपीट होता है करके इंडिकेट करता है ये फिगर ए जो है। और यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी तीनों ही टाइम का फंक्शन होता है। फिगर ए यही इंडिकेट कर रहा है। और फिगर बी जो है क्या इंडिकेट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर हम लोग फिगर बी की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है।
डिस्प्लेसमेंट, अब भी जो ग्राफ ड्रॉ किए करके बताया था ये एनसीईआरटी में वही ग्राफ दिया हुआ है जो कि हमको बताता है डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक करते हुए किसी भी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इस डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये जो फिगर बी है। तो फिगर ए और फिगर बी यही चीज़ इंडिकेट करता है और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ रिपीट आफ्टर अ पीरियड टी अपॉन 2 टाइम, ये तो मैं बता चुका हूँ। टी अपॉन 2 टाइम के बाद यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही फंक्शन रिपीट होता है। द टोटल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल टी और एक्स। और अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें तो ये x के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। x का कुछ भी वैल्यू हो, 0 हो, प्लस a हो, माइनस a हो, एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस चीज़ को इंडिकेट करता है और ये वाला जो लाइन है ये इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि e का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर ये वाला लाइन इंडिकेट करता है कि e का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, अब चलिए हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। इस एग्जांपल को मैं बता देता हूं क्योंकि इस टाइप का आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दे रखा है अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल्स टू 10 साइन 20 t प्लस 0.5। write down its amplitude, angular frequency, amplitude, angular frequency, frequency, time period, initial phase if displacement is measured in meters and time in second। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए एक बॉडी है, उस बॉडी के लिए हम लोग को यहाँ पर क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है। और यहाँ पर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड का मतलब ए का वैल्यू निकालना है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब ओमेगा का वैल्यू निकालना है, फ्रिक्वेंसी मतलब न्यू का वैल्यू निकालना है, टाइम पीरियड का मतलब हम लोग को कैपिटल टी का वैल्यू निकालना है, और इनिशियल फेस मतलब फाई या फिर इसी को हम लोग फाई जीरो कह देते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मीटर में होना चाहिए और टाइम का वैल्यू किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिया हुआ इक्वेशंस को फिर से लिख लेते हैं। और अगर इस दिए हुए इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करें, हम लोग को ऑलरेडी पता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। क्या डिराइव किए थे हम लोग, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई जीरो, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशंस का कंपेयर कर दूं तो x के जगह पर यहाँ पर x है और a यहाँ पर क्या चीज़ होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और a की जगह पर यहाँ पर क्या है, 10 है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को एम्पलीट्यूड ही निकालना था। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस का कंपेयर करें तो a की जगह पर क्या है, 10 है। तो इस प्रकार से हम लोग को एम्पलीट्यूड मिल गया है। फिर से हम लोग इन दोनों इक्वेशंस का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो यहाँ पर 20t है और यहाँ पर ओमेगा टी है। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर क्या है, 20 है। तो यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 20। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट निकालना था हम लोग को फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी का डेफिनेशन हम लोगों को पता है क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी का डेफिनेशन जो होता है 2 पाई न्यू होता है। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू को यहीं रखेंगे, 2 पाई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ओमेगा अपन 2 पाई हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपन 2 पाई। ओमेगा का वैल्यू हम लोग अब भी निकालें यहाँ पर 20 रेडियन, तो 20 को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 20 अपन 2 पाई मिल जाएगा। और जब हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 2 1 दी 2 और 2 10 दी 20। तो यहाँ पर 10 अपन पाई मिल गया। और 10 अपन पाई को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3.18 हर्ट्ज। तो इसी को कहा जाता है फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर थर्ड आंसर भी निकल गया हम लोग का, फ्रिक्वेंसी। थर्ड आंसर भी मिल गया, फ्रिक्वेंसी का वैल्यू 3.18 हर्ट्ज मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन फिर से हम लोगों को पता है। टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 1 अपन न्यू होता है। तो 1 अपन न्यू का वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर निकाल रखे हैं। तो यहाँ पर न्यू का वैल्यू रख देंगे ओमेगा अपन 2 पाई, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2 पाई अपन ओमेगा। तो यहाँ पर फिर से ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर ला कर रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपन 20। फिर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पाई अपन 10। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.314 सेकेंड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर लिए हैं।
और अगर हम लोग इनिशियल फेज की बात करें तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन इस इक्वेशन से करें तो 50 के जगह पर क्या है, यहाँ पर 0.5 है। तो यहाँ पर इनिशियल फेज का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 50 इज इक्वल टू 0.5। और अगर हम लोग फेज की यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है रेडियन। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल जो है कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इस एग्जाम्पल को इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस पढ़े थे सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको एक बार कर लीजिएगा, इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे बनाना है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस की वेलोसिटी की। अगर कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशंस कर रहा है तो उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, और अगर है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो फिर से हम लोगों को पता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस करते हुए बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 50। अगर मैं इस इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट कर दूं टी के रिस्पेक्ट में, अगर इस इक्वेशंस को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं टी के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिल जाता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू a साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो इसलिए कॉस ओमेगा टी प्लस 50 आ जाएगा। और ये ओमेगा टी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है। और dx अपॉन dt ये तो वेलोसिटी का डेफिनेशन है, इसलिए इसको मैं v से रिप्लेस कर देता हूँ। और इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो ये a यहीं पर रहेगा, ओमेगा यहाँ पर रहेगा। और ये जो कॉस थीटा है इसको मैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है जो कॉस थीटा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस वजह से। ठीक है। तो वो उसी फार्मूला को यहाँ पर लगाया गया है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशंस का दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो इस इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 50 ऐसा लिख सकता हूँ। और अगर साइन स्क्वायर को यहीं पर रख दूँ, ए स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दूँ, तो इसी इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 50 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के जगह पर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 50 को हटाकर मैं क्या पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो इसी इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर को अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालूं तो मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसा होगा ए ओमेगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा। और इस अंडर रूट से ये वाला ए स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकालूं, ये वाले ए स्क्वायर को बाहर निकालूं तो ये ए ओमेगा पहले से है, और इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो यहाँ पर केवल ए बचेगा, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा। और यहाँ पर अंडर रूट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये वाला ए और ये वाला ए कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो बचेगा उसी को यहाँ पर लिख दिया हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिलहाल हम लोग इस पॉइंट के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब इसी फॉर्मूले को कहा जाता है, इस इक्वेशन नंबर 1 को ही कहा जाता है, कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस करती है तो उसका वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, या वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसी किसी को डाउट जा रहा होगा कि सर हम लोगों ने यहाँ पर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 50 लिए हैं, लेकिन आपने तो बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस को साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन है हम लोग को सेम यही एक्सप्रेशंस मिलेगा, बट यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा या डायरेक्ट लिख लीजिएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोग को ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे आया, उन लोग इसी तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना। बट यहाँ पर साइन के जगह पर आप लोग को क्या लेना है, कॉस लेना है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो यहाँ पर साइन थीटा को हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इस वाले इक्वेशन से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से इसको सॉल्व करना, तो आप लोग को ये आंसर मिल जाएगा।
अब चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में केस अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 की बात करते हैं, जब हम लोग x का वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, अर्थात डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को 0 लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग को मिल जाता है v इक्वल्स टू ओमेगा ए मिल जाता है, और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग को मिल जाता है v इक्वल टू माइनस ओमेगा ए मिल जाता है। और अगर दोनों को एक साथ लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस ओमेगा ए, और इसी को क्या कहा जाता है, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड कहा जाता है, या x इज इक्वल टू 0 के लिए वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर ओमेगा को अगर हम लोग पाई के टर्म्स में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2π/t ए लिख सकते हैं। तो इसी एक्सप्रेशंस को क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, सेकेंड केस की बात करते हैं। अब x के वैल्यू को अगर हम लोग माइनस ए या प्लस ए पुट कर देते हैं तो इक्वेशन नंबर ए से हम लोग को क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ पर x की जगह पर चाहे मैं प्लस ए पुट करूँ चाहे माइनस ए पुट करूँ, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर इस इक्वेशंस में भी अगर मैं x की जगह पर चाहे माइनस ए पुट करूँ चाहे प्लस ए पुट करूँ, यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम लोग को वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, 0। तो इसको क्या कहा जाता है, मिनिमम वेलोसिटी कहा जाता है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब चलिए ये दोनों चीज़ को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि हम लोग सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, ये बेस होता है, इस पॉइंट पर एक थ्रेड को हम लोग फिक्स कर देते हैं, थ्रेड के दूसरे छोर पर क्या करते हैं, एक बॉडी को फिक्स कर देते हैं। जब इस बॉडी को हम लोग डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा मूव करता है। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये इसका मैक्सिमम या एक्सट्रीमम पॉइंट होता है। एक्सट्रीमम पॉइंट बोलने का मतलब ये मैक्सिमम यहाँ तक आता है और इधर ये मैक्सिमम इस पॉइंट तक आता है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो इस पॉइंट पर ये कुछ सेकंड के लिए क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। उसके बाद ये इधर आने लगता है, तो कुछ मिली सेकेंड के लिए इसका वेलोसिटी यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी प्रकार जब ये इस पॉइंट से इधर आता है तो इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट ए पर इस ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है अर्थात यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है x इज इक्वल्स टू हम लोग प्लस ए कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड को x इज इक्वल्स टू माइनस ए कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। इस पॉइंट पर हमको डिस्प्लेसमेंट जो है प्लस x मिलता है, और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोग को माइनस x मिलता है। और इस पॉइंट पर अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये होता है प्लस माइनस ए। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इसी वजह से यहाँ से वापस आता है और ये यहाँ से इधर वापस आता है। लेकिन ये ओरिजिन पॉइंट पर x का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि ये बॉडी जब यहाँ से इस पॉइंट तक मूव करता है तो ऐसे ऐसे मूव करता है, तो इस पॉइंट पर ये रुकता ही नहीं है, मेन पोजीशन पर रुकता नहीं है, सीधा इस पॉइंट पर आता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आता है, इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट पर आता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो x इज इक्वल टू 0 पर इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसी को कहा जाता है वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है जब x का वैल्यू प्लस माइनस ए होता है। आई होप अब आप लोग को इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस करती है तो उसका वेलोसिटी को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। फिर से हम लोग वहीं इक्वेशंस लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग को पता है, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई 0। जब इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई 0।
और इसका एक बार फिर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वेलोसिटी का डेफिनेशन, सॉरी एक्सीलरेशन का डेफिनेशन होता है। वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डी एक्स अपॉन डी टी और एक्सीलरेशन का डेफिनेशन होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी, या इसी को हम लोग लिख लेते हैं डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको ए से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 जीरो है, तो यहाँ पर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इसको मैं एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ। तो इसी इक्वेशंस को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एक्स लिख सकता हूँ। तो इसी एक्सप्रेशंस को क्या कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस करते हुए बॉडी का एक्सीलरेशन कहा जाता है। और अगर यहाँ पर फिर से कंडीशन अप्लाई करूँ, जब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए हो तो यहाँ पर हम लोग को एक्सीलरेशन क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है ए मैक्सिमम प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मिलता है। जब x के जगह पर माइनस ए रखें चाहे प्लस ए रखें तो हम लोग को इतना मिलता है। और जब x का वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और प्लस ए रखेंगे तो यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ए मिलेगा, और प्लस रखेंगे तब भी हम लोग को, जब हम लोग यहाँ पर प्लस ए रखेंगे तब हम लोग को माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मिलेगा, और यहाँ पर माइनस ए रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके ओमेगा स्क्वायर एक्स मिलेगा। इसलिए यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख दिया हूँ प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग ये कॉस वाला टर्म के बजाय अगर हम लोग साइन वाला टर्म्स लेते तो यही एक्सप्रेशन जो है हम लोग को प्लस के टर्म्स में मिलता, ए इज इक्वल्स टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिलता। और अगर इस इक्वेशंस में x इज इक्वल्स टू जीरो रख देता तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाता, मिनिमम हो जाता, और x की जगह पर अगर प्लस माइनस ए रख देता तो यहाँ पर एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या हो जाता, मैक्सिमम हो जाता, अर्थात हमको इतना मिलता, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ही मिलता। मतलब सेम यही एक्सप्रेशंस मिलता। अगर हम लोग साइन को कॉस को अगर साइन के टर्म्स में लेके सॉल्व करते तब भी हम लोग को यही एक्सप्रेशन मिलता। तो यहाँ पर इसको और इसको क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशंस का एक्सप्रेशंस कहा जाता है। किसके लिए, कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस करती है तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन कहते हैं। अब चलिए हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। जब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को वेलोसिटी मिलता है, और जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग तो हम लोग को उस बॉडी का क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोग क्या लिखे थे, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। कुछ सेकंड के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। इसको चाहो तो x इज इक्वल टू भी ले सकते हो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 जीरो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। और जब हम लोग इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को एक्सीलरेशन मिलता है, और इसी को एक्सीलरेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम लोग को इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये एक्स एक्सिस है, इधर हम लोग टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वाई। तो यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को यहाँ पर प्लस ए माइनस ए ले रखा है, तो इसी इक्वेशंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये यहाँ पर ए जो है क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ये प्लस ए, और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। तो इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और इसी का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दे तो वेलोसिटी इक्वेशंस मिलता है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कॉस ओमेगा टी मिलता है, तो यहाँ पर प्लस कॉस ओमेगा टी है ना, इसलिए इस इक्वेशंस के लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलेगा। फिर से हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस लेते हैं, और एक्स एक्सिस में फिर से टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वेलोसिटी है। और यहाँ पर ये दोनों जो है एम्पलीट्यूड हो जाएगा,
ए ओमेगा जो है एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, प्लस ए ओमेगा है, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो माइनस ए ओमेगा है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब जब हम लोग इसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को एक्सीलरेशन मिलता है। तो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो इसके लिए फिर से यहाँ पर क्या आ गया, साइन फंक्शन आ गया, लेकिन यहाँ पर निगेटिव है। तो ये साइन फंक्शन है तो हमको इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलना चाहिए था, लेकिन ये पॉजिटिव था इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ पर निगेटिव है इसलिए ये निगेटिव डायरेक्शन से या निगेटिव साइकिल से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग एक्स एक्सिस लेंगे और एक्स एक्सिस में हम लोगों ने फिर से टाइम को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस में हम लोग एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट किए हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है नेगेटिव ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये एक जस्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस के लिए, वेलोसिटी इक्वेशंस के लिए और एक्सीलरेशन इक्वेशंस के लिए। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस क्या होता है, वेलोसिटी इक्वेशंस क्या होता है और एक्सीलरेशन इक्वेशंस क्या होता है। और अगर ऐसा इक्वेशंस दे दिया जाए तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पीरियोडिक फंक्शन रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग को समझ में आना चाहिए कुछ इस तरीके से। आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आप लोग के एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो एनसीईआरटी में और एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसके लिए हम लोग एक अलग लेक्चर सीरीज लाएंगे। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल ही डिस्कस कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इस लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अ बॉडी ऑस्किलेट विथ एसएचएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है और उस बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस हम लोग को दे रखा है यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 5.0 मीटर कॉस 2 पाई रेडियन पर सेकेंड t प्लस पाई बाई 4, ये हम लोग को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। कोई भी बॉडी है जब वो ऑस्किलेट करता है या सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग को यहाँ पर दे रखा है। इसको एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5.0, ये जो यूनिट है उसको हटा देता हूँ तो ये हम लोग को कुछ इस प्रकार दिखेगा। फिर से लिख देता हूँ 5 कॉस यहाँ पर 2 पाई t प्लस पाई बाई 4, ये हम लोग को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है। और यहाँ पर टाइम का वैल्यू दे रखा है 1.5 सेकेंड, टाइम का वैल्यू दे रखा है 1.5 सेकेंड। हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसके बाद स्पीड निकालना है, उसके बाद एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर हम लोग इस इक्वेशंस का सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है a कॉस ओमेगा t प्लस 5, इससे अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो हम लोग को यहाँ पर a का वैल्यू मिल जाता है 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा t, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2 पाई। और अगर हम लोग 5 की बात करें, किसी किसी बुक में इसको 5 लिखता है, किसी किसी बुक में इसको 50 लिखता है, तो इसका वैल्यू हम लोग को दे रखा है पाई बाई 4। तो ये डाटा निकल के आता है इस इक्वेशन से, बाकी इधर सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैं जो यहाँ पर बोला हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर हम लोग को ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर 2 पाई, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है, तो ये ओमेगा का वैल्यू मिल गया तो हम लोग टाइम पीरियड का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो ओमेगा का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2 पाई, तो ये 2 पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और स्मॉल टी क्या है, टाइम होता है, ये टाइम पीरियड होता है और ये टाइम होता है, ये एक्चुअल टाइम है। टाइम पीरियड अलग होता है और एक्चुअल टाइम अलग होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो टाइम हम लोग को दे रखा है 1.5 सेकेंड। अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग को दे रखा है x इज इक्वल टू 5 कॉस 2 पाई, टी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, टी का वैल्यू दे रखा है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 1.5,
प्लस पाई बाई 4। अब जब इस पूरे इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ये 2 पाई है और ये 1.5 है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3 पाई और ये प्लस पाई बाई 4 वैसे ही रहेगा, 5 भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेंट सिस्टम में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर कॉस है और ये 3 पाई प्लस पाई बाई 4 है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 पाई प्लस पाई बाई 4, तो क्वाड्रेंट सिस्टम से इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 पाई प्लस पाई बाई 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाई 4। क्वाड्रेंट सिस्टम से आया है ये, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 0.707। अब इसको कैसे निकालें? सबसे पहली चीज, ये पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? तो ये होता है 180/4। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और कॉस 45 का मतलब होता है 1/√2, और 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो 0.707 ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, और ये -5 पहले से है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताना था, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये 3 पाई प्लस पाई बाई 4 है, तो इसका वैल्यू जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है। अगर इसको मैं थीटा के टर्म्स में लिखूँ 3 पाई प्लस थीटा, तो ये मुझे मिलता है माइनस कॉस थीटा, बट थीटा के जगह पर यहाँ पर पाई बाई 4 है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आया हुआ है। तो -5.0 क्रॉस 0.707 ये आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा -3.535 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारा आ चुका है। फर्स्ट आंसर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना था, जो कि आ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड का डेफिनेशन फिर से हम लोगों को पता है या नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है v का वैल्यू dx/dt। तो जो दिया हुआ इक्वेशन है वो ये था। जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस है, कॉस का माइनस साइन हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पर ये ओमेगा टी वाला टर्म है ना 2 पाई टी, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो टी का 1 हो जाएगा, 2 पाई यहाँ पर बच जाएगा, इसलिए 2 पाई को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार करके बता देता हूँ ताकि आप लोग को एक बार और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी टी। यहाँ पर 5 है और ये कॉस है, 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 है, ये हम लोग को दे रखा है। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है, और थीटा के जगह पर क्या है? 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 है। बट यहाँ पर टी का टर्म, टी का फंक्शन एक बार और है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा। तो जब 2 पाई टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टी का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई बच जाएगा। इसी को रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा -5 क्रॉस 2 पाई साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। हम लोग को कुछ ऐसा आंसर मिल जाएगा, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टी का वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि टी का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई क्रॉस 1.5 प्लस पाई बाई 4। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा? 2 पाई को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर फिर से 3 पाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जब हम लोग 2 पाई को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 3 पाई मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 पाई मिलेगा। और जो साइन 3 पाई है, साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम से। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये साइन क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 4। अब फिर साइन पाई बाई 4 बोलने का मतलब क्या है? साइन 45 है, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर से इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 0.707 मिलेगा, और वही चीज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है।
और ये 5 तो 5 रहेगा ही, 2 पाई है तो 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो हम लोग को इतना मिलेगा। और जब इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा, और यही उस बॉडी का वेलोसिटी होगा। तो ये दूसरा आंसर भी हम लोग का आ चुका है, दूसरा आंसर भी हम लोग का आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वेलोसिटी के जो एक्सप्रेशंस मिला इसको फिर से हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। वी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वी का वैल्यू हम लोग को क्या मिल चुका है, ये वाला वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये 5 टू दी कितना हो जाएगा, -10 पाई साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका फिर से हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, क्योंकि डी बाई डी टी इतना वैल्यू, ये v का वैल्यू है ना, ये पूरा पूरा v का वैल्यू है। और इसका जब हम लोग फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। और यहाँ पर ये जो 2 पाई टी वाला टर्म है इसका फिर से एक बार हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 पाई फिर से अलग से आ जाएगा, और इस 2 पाई का अगर मैं 10 पाई से मल्टीप्लाई करूँ तो हम लोग को मिल जाएगा 20 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ गया है, -20 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 मिल जाएगा। और जब हम लोग इसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 20 है इसको 5×10 लिख सकता हूँ, सॉरी 5×4 लिख सकता हूँ, 5×4, क्योंकि 5 4 दी कितनी होती है 20। तो यहाँ पर 20 को अगर मैं 5 और 4 के टर्म्स में लिखूँ तो इसको मैं 4 पाई स्क्वायर लिख सकता हूँ और 5 को यहाँ लिख सकता हूँ। और ये कॉस है 2 पाई, टी का वैल्यू कितना है 1.5 है, ये प्लस पाई बाई 4 है। फिर यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई आएगा, 3 पाई प्लस पाई बाई 4 आएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर से माइनस कॉस पाई बाई 4। और फिर से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 को फिर 1/√2 लिख सकते हैं, और फिर से इसको हम लोग 707 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर का भी वैल्यू रख देंगे। पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे, 3.14 का स्क्वायर रख देंगे। उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा -4 क्रॉस 9.87 क्रॉस -3.535, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा 139.56 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बताया हूँ, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा, ये एग्जाम्पल नहीं बनेगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल या ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए हैं, वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट किए हैं, और एक्सीलरेशन कैलकुलेट किए हैं। और यहाँ पर केवल 2 ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस दिया रहता है इसको याद रखना है, और इसी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलता है इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को एक्सीलरेशन का वैल्यू मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने, वेलोसिटी निकालने, एक्सीलरेशन निकालने हैं। बाकी जो है हम लोग को क्वेश्चन में जो डाटा दिया रहता है ओमेगा का, टी का, थीटा का, फाई का, ए का, ये सभी इनके मैग्नीट्यूड या वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमको क्या मिलता है। बाकी सारा चीज़ कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, इसको हम लोग अलग से लेक्चर में डिसाइड करेंगे, मतलब देखेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। मे बी ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वैसे तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हम लोग को केवल सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है वो सिंपल पेंडुलम ही होता है। तो सिंपल पेंडुलम का हम लोगों को क्या देखना, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर 1 मार्क्स में अगर आप लोग को पूछें कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है तो आप लोग क्या लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन है, an ideal simple pendulum consists of heavy point mass body suspended by a weightless, inextensible and perfectly flexible string from a rigid support about which
इट इज फ्री टू ऑस्किलेट, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम एक ऐसा अरेंजमेंट है या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग के द्वारा या एक थ्रेड के द्वारा, और उस थ्रेड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो वेटलेस होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए और परफेक्टली फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसे स्ट्रिंग के एक छोर को हम लोग बेस पर सस्पेंड कर देते हैं या रिजिड सपोर्ट पर हम लोग फिक्स कर देते हैं, और दूसरे एंड पर हम लोग एक पॉइंट मास बॉडी को फिक्स कर देते हैं, और इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से फिक्स करते हैं कि ये पॉइंट मास बॉडी जो है आसानी से ऑस्किलेट कर सके। तो इस प्रकार का जो सिस्टम या अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में जो चीज़ मैं बताऊँ उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है, और ये एक थ्रेड है या स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कितना है, एल है, और ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, ये वेटलेस है, इनएक्सटेंसिबल है और परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। तो इसके एक एंड को हम लोग रिजिड सपोर्ट पर फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड पर एक पॉइंट मास बॉडी को हम लोग सस्पेंड कर देते हैं जिसकी मास कितनी, एम है, और हम लोग इसको कुछ ही दूरी पर डिस्प्लेस करके अगर छोड़ देते हैं तो ये क्या करने लगता है, ऑस्किलेट करने लगता है पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक, और पॉइंट ए से फिर ओ तक, फिर पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक, और बी से फिर ओ तक, ओ से फिर ए तक। इस प्रकार से ये क्या करती है, ऑस्किलेट करती है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सिस्टम है, ये जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट और इसी सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। तो आई होप आप लोग को सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट करके लिखे हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। बट इन रियलिटी नाइदर पॉइंट मास नॉर वेटलेस स्ट्रिंग एग्जिस्ट, सो वी कैन नेवर कंस्ट्रक्ट अ सिंपल पेंडुलम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यहाँ पर जो डेफिनेशन मैं बताया हूँ ये रियल लाइफ में एक्चुअल इसी तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी रियल लाइफ में हम लोग सिस्टम लेते हैं उसमें जो पॉइंट मास लेते हैं, तो इस पॉइंट मास को जिस थ्रेड से या जिस स्ट्रिंग से हम लोग लटकाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसका वेट जो है वेटलेस हो, मतलब उसका वेट जो है जीरो हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। किसी भी बॉडी को जिस स्ट्रिंग से हम लोग फिक्स करते हैं, सिंपल पेंडुलम बनाते हैं, उस स्ट्रिंग का जरूरी नहीं है कि वो वेटलेस हो, ये इम्पॉसिबल है रियल लाइफ में। इसलिए जो डेफिनेशन है सिंपल पेंडुलम का, इसको बस ऐसा कंसिडर्ड किया जाता है, बाकी स्ट्रिक्टली हूबहू सेम टू सेम ऐसा सिस्टम बना पाना रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर नोट करके लिख दिया हूँ। अब आगे हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन के बाद सिंपल पेंडुलम का अरेंजमेंट। ये तो मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ कि यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट मास बॉडी लेते हैं जिसका मास एम है, एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि वेटलेस है, इनएक्सटेंसिबल है और परफेक्टली फ्लेक्सिबल है जिसका लेंथ कितना, एल है। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट x है, क्योंकि ये पॉइंट O से पॉइंट A तक आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव x मिलता है, जब पॉइंट O से ये पॉइंट B तक आता है तो नेगेटिव x मिलता है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये रहा सिंपल पेंडुलम का अरेंजमेंट। अब आगे हम लोग बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको कैसे डिराइव करेंगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं कैसे डिराइव करते हैं। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को यहाँ पर फिर से एक बार ड्रॉ कर दिया हूँ, बट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालना है, इसलिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं, उस कॉन्सेप्ट को एक बार मैं समझा देता हूँ। चलिए इस डायग्राम को मैं एक बार रीड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ये वाला डायग्राम जो है आप लोगों को अपने नोट्स में इसी डायग्राम को बनाना है, लेकिन मैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी डायग्राम को एक बार रीड्रॉ करके यहाँ पर बताता हूँ कि अगर इसको एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप लोग को कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रिजिड सपोर्ट लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रिजिड सपोर्ट लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक थ्रेड लेते हैं। इस
थ्रेड नहीं, यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं। थ्रेड और स्ट्रिंग में डिफरेंस है। स्ट्रिंग थोड़ा सा मजबूत होता है और स्ट्रिंग धागा होता है जिससे हम लोग कपड़े की सिलाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं। और इस स्ट्रिंग को हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये वेटलेस है, इनएक्सटेंसिबल है या परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। और इसकी लेंथ को हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, एल कंसिडर कर लेते हैं। और एक एंड को हम लोग रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट है ना, रिजिड सपोर्ट, इस पर हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये दूसरे एंड पर हम लोग एक बॉडी पॉइंट मास, जिसका मास हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, एम कंसिडर कर लेते हैं, ये फिक्स कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर बाद इसको हम लोग डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। तो ये अभी पॉइंट ओ पर है, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट ओ। यहाँ पर मैंने पॉइंट एन ले रखा है, इसलिए यहाँ पर ओ की जगह पर मैं एन ले लेता हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूँ तो हमको कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो स्ट्रिंग लिए हैं इसका लेंथ एल है, यहाँ पर भी इसका लेंथ एल ही रहेगा, लेंथ यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो ये अभी पॉइंट एन पर था, पॉइंट एन से अब ये कहाँ पर आ गया है, पॉइंट पी पर आ गया है। जब इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये यहाँ पर फिर वापस आ जाता है, यहाँ से फिर इधर वापस यहाँ से फिर इस पॉइंट पर आ जाता है। इस पॉइंट को भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ये एन है, पी है, इसको मैं ओ कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाता है। तो ये बॉडी जो है यहाँ से ऐसे ऑस्किलेट करता है। और यहाँ पर जो एंगल है इसको हम लोग थीटा कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक एंगल बनता है, इसको थीटा कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि अगर ये थीटा एंगल है और ये जो है एक आर्क है, तो इसको हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेते हैं कुछ देर के लिए ऐसा, क्योंकि ये लगभग स्ट्रेट लाइन के इक्वल ही होता है। ऐसा हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि थीटा अर्थात एंगल का डेफिनेशन होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क होता है और ये रेडियस का काम करता है। यहाँ पर ये जो लेंथ है ये रेडियस का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंगल का नाम क्या है, एक काम करता हूँ, ये एन है, ये पी है, इसको मैं क्यों कंसिडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यों कंसिडर कर लेता हूँ, और ये जो सस्पेंडेड पॉइंट है ना रिजिड सपोर्ट के ऊपर, इसको मैं ओ कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है हम लोगों को ओ एन पी। अगर यहाँ पर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालूँ, साइन थीटा का वैल्यू, तो ये थीटा है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसका जस्ट नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो बचेगा वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू यहाँ पर एल है और यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब ये है, परपेंडिकुलर मतलब इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एन पी, इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं एन पी, या इस डिस्टेंस को हम लोग एक्स कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या ले रखे हैं, एक्स ले रखे हैं, तो इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर ये जो थीटा का जो वैल्यू होता है ना ये बहुत छोटा होता है, इसलिए साइन थीटा की जगह पर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, लगभग थीटा, साइन थीटा को रिप्लेस कर देते हैं थीटा से। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल मिल जाता है। तो यहाँ पर एल को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो इसी को मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू थीटा एल। तो यहाँ पर ये जो x है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ x इज इक्वल टू एल थीटा से, और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एल थीटा। और ये वैल्यू कैसे है, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं लिख चुका हूँ इसी को आप लोग को नोट्स में लिखना है, इसको मैं एक बार यहाँ पर फिर से समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट को यहाँ पर कैसे लिया हुआ है, तो इस कंपोनेंट को भी एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर अभी मैं ये समझा रहा था कि यहाँ पर x इज इक्वल टू एल थीटा आया कैसे, उसको समझा रहा था। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपोनेंट को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर जो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब वैल्यू कैसे लिए हैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस डायग्राम को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस बॉडी के ऊपर किस किस तरफ फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ जो फोर्स लग रहा है ये स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से लग रहा है, तो इसको हम लोग एक प्रकार से टेंशन फोर्स बोल सकते हैं। और ये बॉडी जो है, चूंकि हम लोग इसको इधर डिस्प्लेस किए हैं लेकिन ये वापस इस डायरेक्शन में आना चाह रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और ये जो है टेंशन फोर्स है, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये जो स्ट्रिंग है इसको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है।
जबकि ये बॉडी का कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ मास है। इस मास की वजह से ग्रेविटी जो है इसको नीचे की तरफ खींचना चाहता है। ये जो बॉडी का जो मास है, इस मास की वजह से इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा, तो वेट की वजह से या ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर एक और फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं W इज इक्वल टू mg, वो यहाँ पर है। और ये जो टेंशन फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है। जब ये थ्रेड जो है, ये सॉरी स्ट्रिंग जो है इस बॉडी को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ टेंशन फोर्स से, तो ये बॉडी को इधर जाना चाहिए, लेकिन ये इस पॉइंट P पर क्यों है? क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है F। तो यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है, इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है जी? थीटा बन रहा है। और जब यहाँ पर किसी भी टू फोर्स के बीच अगर थीटा एंगल बनता है तो यहाँ पर हमको कंपोनेंट मिलता है। तो जहां पर थीटा बन रहा है यहां पर हम लोग कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? यहां पर हम लोग बेस लेते हैं, मतलब ऑरिजेंटल कंपोनेंट लेते हैं। जहां पर एंगल बनता है वहां पर ऑरिजेंटल कंपोनेंट लेते हैं। तो कंपोनेंट किसका लेंगे हम लोग? mg का कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ पर mg का ऑरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा cos थीटा, और इस वाले फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग को मिल जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट mg साइन थीटा। क्या मिल जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट mg साइन थीटा। इसी चीज को यहाँ पर लिखे हैं। ये वाला जो फोर्स है ये mg का ऑरिजेंटल कंपोनेंट को शो करेगा, mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये mg साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट को शो करेगा। इसी चीज को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि mg साइन थीटा और mg cos थीटा यहाँ पर कंपोनेंट कैसे लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, when the bob is displaced to position P through a small angle theta from the vertical restoring force acting on the body। जैसे कि मैं आप लोगों को यहीं पर बता चुका हूं, जब ये बॉडी पॉइंट P पर होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है F, जो कि इसको पुरानी अवस्था में लाने की कोशिश करता है। पुरानी अवस्था मतलब पहले ये पॉइंट N पर था, तो ये पॉइंट P पर है, तो यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स जो है इसको पॉइंट P से पॉइंट N पर लाने की कोशिश करता है। और ये जो फोर्स है किसके इक्वल होता है? वेट के जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके इक्वल होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mg साइन थीटा। क्यों? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही है और ये वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ mg, इसका डायरेक्शन भी इधर ही है। तो इसको, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, और ये रीस्टोरिंग फोर्स है इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द बोब इज डिस्प्लेस्ड टू पोजीशन P, जब बॉडी जो है पॉइंट मास बॉडी जो है पॉइंट P पर डिस्प्लेस होता है थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, एक एंगल थीटा से वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितने के इक्वल होता है? माइनस mg साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है इसलिए हम लोग साइन थीटा को रिप्लेस कर देते हैं थीटा से। तो इसी इक्वेशंस को हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। अब हम लोगों को पता है x इज इक्वल टू एल थीटा होता है, इसको भी निकाल के बता चुका हूं। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं x अपॉन एल, इसलिए इस थीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ x अपॉन एल से। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। अब हम लोग को न्यूटन के सेकेंड लॉ से पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं अगर, अच्छा ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है एम ए होता है, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन हम लोग को पता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। तो ए को मैं रिप्लेस कर देता हूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर से। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है। तो दोनों को जब मैं इक्वेट करता हूँ तो मुझे मिल जाता है एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल मिल जाता है। यहाँ पर मास और मास जो है कैंसिल आउट हो जाता है, जो बचता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? डी स्क्वायर एक्स बचेगा, डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल बच जाएगा। और जब हम लोग इसको इधर ला लेंगे तो ये निगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी एक्स अपॉन एल हो जाएगा इज इक्वल में 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो g अपॉन एल है
इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लिख लेते हैं। तो इसी इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, जी अपॉन एल है, और स्क्वायर को अगर इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये हो जाता है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल। इसको कहा जाता है सिंपल पेंडुलम करते हुए बॉडी की मोशंस की वजह से जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोगों को पता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी का जो डेफिनेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, और हम लोग को फ्रीक्वेंसी का भी डेफिनेशन पता है, ये 1/t के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1/t लिखूंगा, तो इसी डेफिनेशन को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये भी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इक्वेट करूंगा तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल मिल जाएगा। मुझे t का वैल्यू निकालना था, इसलिए इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इसी इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू 2 पाई, ये l ऊपर चला जाएगा, g नीचे आ जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा अंडर रूट एल अपॉन जी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करते हैं, और इसी को कहा जाता है सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब यहीं से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन होता है 1/t, तो यहाँ पर 1/t, t के जगह पर मैं रख दूंगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब यहाँ पर इसी को रीअरेंज करके लिखूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल, और यही चीज आगे लिखा होगा, आप लोग देख सकते हो। अभी जो बताया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कितना मिल गया, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल मिल गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के अंदर में क्या क्या देखा, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखे, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखे, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस देखे, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखे, उसके बाद टाइम पीरियड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड यहाँ पर एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पूछा गया, लेंथ का वैल्यू पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लेंथ का वैल्यू पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, कोई भी सिंपल पेंडुलम है उसका टिक सेकेंड के लिए, टिक सेकेंड, ये टिक सेकेंड का मतलब है 2 सेकेंड के लिए अगर टाइम पीरियड 2 हो तो उसके लिए हम लोग को कितना लेंथ मिलेगा सिंपल पेंडुलम का, ये निकालना है। द सिंपल पेंडुलम विथ टिक सेकेंड इन अ सेकेंड पेंडुलम हुज टाइम पीरियड 2 सेकेंड, हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड 10। तो यहाँ पर कैपिटल टी का वैल्यू हो जाएगा 2 सेकेंड, जी का वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, और सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है, अभी जस्ट निकाले हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। हम लोग को निकालना क्या था, एल का वैल्यू निकालना था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, तो ये टी स्क्वायर हो जाता है, इसका ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब एल का वैल्यू निकालना है, इसलिए एल को यहीं पर रखते हैं, जी को इधर ट्रांसफर करेंगे, 4 पाई स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। टी का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 2, जी का वैल्यू पता है 9.8, 4 पाई का वैल्यू हम लोग को पता है, पाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9.87, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.992 मीटर। तो यहाँ पर लेंथ का वैल्यू कितना आ गया जी, 0.992 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार के सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और इस प्रकार 11th फिजिक्स चैप्टर 14 ऑस्किलेशंस का जो थ्योरी पार्ट है ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आज की इस लेक्चर का सारा पॉइंट, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल।